talked about that, the lag phase, and we talked about, excuse me. Yeah, we talked about that. If we have to measure the generation time, then we prefer the exponential phase. क्योंकि हमें पता है generation time जो है that is the time between two consecutive divisions. पर अगर हमें generation time measure करना है तो उसके लिए best time जो है वो हमारे पास होगा exponential phase, क्योंकि उसी में बैक्टीरिया rapidly divide कर रहे हैं and we can estimate the generation time. इसके बाद यहाँ पे हमारी बात जो एंड हुई थी कि इनिशियल लॉग फेज और लेट लॉग फेजेस जो हैं हमारे पास, हम लॉग फेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनिशियल लॉग फेज एंड लेट लॉग फेज. अब अगर मैं आपको ये वाला दोबारा से दिखाऊं ग्राफ जो है ये पीछे, दिस वन, इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो लैग फेज के बाद लॉग फेज स्टार्ट होती है, ये लॉग फेज काफ़ी लेंथी है. हम इस लॉग फेज को फर्दर फेजेस में डिवाइड करते हैं. हियर एक ये फेज, दिस इज कॉल्ड इनिशियल लॉग फेज, और ये फेज इसको हम कहेंगे लेट लॉग फेज. तो हमने इसको फर्दर डिवाइड किया. अब हम ये देखते हैं कि इनिशियल लॉग फेज जो है इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन होती है. इनिशियल लॉग फेज के अंदर एक्चुअली में सेल बायोमास बन रहा होता है बड़ा रैपिडली, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो रही होती है और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये बड़ा तेजी के साथ डिवाइड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई बैक्टीरिया प्रेफर टू सिंथेसाइज all the raw material that is required for the new cells. Either this is amino acid or it is nucleotide. इसके बाद जो लेट लॉग फेज आती है हमारे पास, लेट लॉग फेज अगर दोबारा इसी पिक्चर पे जाएं तो लेट लॉग फेज, दिस इज अ फेज आफ्टर विच स्टेशनरी फेज इज गोइंग टू स्टार्ट. सो यहाँ पे बैक्टीरिया विल सेंस आउट दैट न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू डिप्लीट. मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू डिप्लीट इन द नेक्स्ट फेज. So bacteria would sense it, would start its would slow down its metabolism, hunker down. यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल हुई है hunker down, यानी कि स्लो डाउन करेगा अपने मेटाबॉलिज्म को, कीपिंग इन व्यू दैट न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू डिप्लीट, और अब थोड़ा अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन किया जाए. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लेट लॉग फेज. उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं मेटाबोलाइट्स पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे. उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपको पता है व्हाट आर द मेटाबोलाइट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबोलाइट्स. ये मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? एनीवन? सर प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. एक ऑप्शन आया जी, प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. एनीवन एल्स? सर मेटाबॉलिक मशीनरी. नहीं, मेटाबोलाइट नहीं कहेंगे उसको. एनीवन एल्स? Yes, metabolites are the products of the metabolism. अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. So let me differentiate between them. The primary metabolites are the metabolites which form during the normal function of the cell. Cell जो normal function के लिए metabolism कर रहा है, उस metabolism के result में जो products produce हो रही हैं उनको हम कहेंगे primary metabolites. दूसरी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द मेटाबोलाइट्स which produced when the cell is in stress condition. जब सेल किसी स्ट्रेस कंडीशन में है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नहीं है, सेल किसी स्ट्रेस कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारे पास जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर टर्म्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. यहाँ पे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, इसका तो मतलब हुआ कि जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रोथ कम है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कम होंगे, जब ग्रोथ बड़ी स्पीड से हो रही है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उतने ही ज़्यादा होंगे, जब स्टेशनरी फेज आती है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उसी तरह से कम होना शुरू हो जाएंगे. ये ट्रेंड होगा. अगर अब ये ग्राफ देखें तो इस ग्राफ के वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वायबल सेल्स हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम है. यहाँ पे दो कलर की हमारे पास वो हैं लाइनें इसमें ग्राफ के हमारे पास. एक जो है हमारे पास ब्लू है. दिस इज शोइंग द ग्रोथ फेजेस, लैग फेज, लॉग फेज एंड द स्टेशनरी फेज. अगर आप इसके साथ ट्रेंड देखते हैं तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं इनका ट्रेंड सिमिलर है. पहले लैग फेज में उतने ही, फिर जैसे ही लॉग फेज स्टार्ट हुई तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बड़े तेजी के साथ ये ग्राफ भी इंक्रीज किया शार्प. उसके बाद हमारे पास जैसे ही स्टेशनरी फेज आती है तो ये स्टेशनरी हो गया. दिस इज द ट्रेंड ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट.
दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अगर आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ट्रेंड को देखते हैं तो दिस इज सेम। लैग फेज में भी हमारे पास कर्व जो है वो फ्लैट है, फ्लैट एंड कर्व है। लॉग फेज में भी ये कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही स्टेशनरी फेज आई है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्टेशनरी फेज आई है, तो स्टेशनरी फेज के बाद अचानक इंक्रीज हुआ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्टेशनरी फेज में चूंकि न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस वजह से स्टेशनरी फेज में सेल्स स्ट्रेस फील करते हैं। स्ट्रेस किस चीज़ की है? डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। तो व्हेन द सेल्स आर इन स्ट्रेस, नाउ सेल्स दैट वुड प्रोड्यूस द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन हाई कंसंट्रेशन। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बड़ी कॉमन एग्जांपल हो सकती है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, किसी एक आध एंटीबायोटिक्स का नाम लेंगे आप लोग? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मैं लिख देता हूँ जी। यह पेनिसिलिन, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह वगैरह। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दे प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेल्स आर इन द स्ट्रेस कंडीशन। और हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये केमिकल वेपन्स हैं किसी भी एक बैक्टीरियल स्पीशीज के, जो ये इस्तेमाल करता है दूसरी बैक्टीरियल स्पीशीज को किल करने के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, दीज आर एंटीबायोटिक्स व्हिच आर एक्टिंग लाइक अ केमिकल वेपन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करता हूँ कि इफ द न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू डिप्लीट, न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटिंग, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हो गए। अब अगर न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब थी, मैं अगर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ट्राई करूँ, या इफ़ दिस वाज अ टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं, बहुत कम है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया बी, बैक्टीरिया सी। तो अब बैक्टीरिया की कोशिश ये होगी, अब चूंकि कंपटीशन है न्यूट्रिएंट्स में, अब बैक्टीरिया की कोशिश ये होगी कि ऑल द कंपिटिटर्स दे शुड बी किल्ड, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस सिचुएशन में बैक्टीरियल स्पीशी वही सक्सेसफुल रहेगी which have ability to produce some antibiotics, some chemical weapons, some secondary metabolites. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस होंगे, एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, दूसरे बैक्टीरिया यानी कि कंपिटिटर के लिए के अगेंस्ट यूज होंगे, और इस तरह से बैक्टीरिया अपने कंपिटिटर्स को किल करेगा और न्यूट्रिएंट्स को अपने लिए सिर्फ अवेलेबल रखेगा। दिस इज द यूजेज ऑफ द secondary metabolite. So secondary metabolites, they normally produced when the conditions are in stress, या cells जब अपने आप को stress condition में feel करते हैं, तो then secondary metabolites produce होते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं phases of the growth curve, और इसमें हमने देखी है लैग फेज, लॉग फेज, अभी स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज की हम इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज द फेज इन विच देयर इज एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द nutrients, और inadequate supply है for the sustained growth। बैक्टीरिया जो हैं वो उन्हें प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, इस वजह से कुछ बैक्टीरिया की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करते रहेंगे। और सो द नंबर ऑफ डाइंग सेल्स दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। सॉरी। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो नेट नंबर ऑफ सेल्स होगा वो जीरो होगा, यानी जितने सेल्स की डेथ हो रही है उतने सेल्स की डिवीजन भी हो रही है हमारे पास। सो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि स्टेशनरी फेज के अंदर इफ देयर इज एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो कुछ सेल्स की डेथ हो रही है, कुछ सेल्स ग्रो कर रहे हैं, हाउ कैन some cells can multiply, how can cells multiply when there is an exhausted supply of the nutrients? भाई अगर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई एग्जॉस्ट कर गई है, खत्म हो गई है, सेल्स की डेथ होना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ सेल्स की डिवीजन हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स तो है नहीं है, कुछ सेल्स की डेथ हो रही है, लेकिन कुछ सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है व्हाट इज द रीजन? सर डाइंग बैक्टीरिया शायद दूसरे बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट सोर्स हो। एक ऑप्शन, एनीवन एल्स? कि मतलब डाइंग बैक्टीरिया मतलब होंगे वो अपना रिलीज करेंगे न्यूट्रिएंट्स, और वो दूसरे जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, ये सेम बात ही होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन, कोई और पॉइंट?
एनीवन एल्स, कोई और कुछ कहना चाह रहा हो इसमें? उनका भी तो वो मतलब The सेकेंडरी sports मेटाबोलाइट्स जो production. बनाते हैं जी एंटीबायोटिक्स मुझे सर जो समझ नहीं आई। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आपने कहा था ना कि वो एंटीबायोटिक मतलब रिलीज करते हैं जो कि उस सिचुएशन में उनको हेल्प कर सकते हैं Yes, स्ट्रेसफुल this is very valid point that there are some bacteria which are producing secondary metabolites, and these secondary metabolites are actually helping out the bacteria to survive in the limited resources and killing the competitors, और competitors की death हो रही है और survival हो रहा है उनका, which are best to that environment, which have ability to produce the antibiotics. Okay, so this is the reason behind it. So after that there will be the phase that is termed as the death phase. This is the phase in which big number of dying cells has been increased, and you should be familiar with it that bacterial death is also exponential. Just like that bacterial growth जो थी वो भी exponential थी. Exponential अगर आप याद करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया पहले 2 to 2 4 4 to 8 8 to 16 ये ग्रोथ हो रही थी. ठीक है, अगर हम डेथ की बात करते हैं तो नाउ बैक्टीरिया वुड डाई एक्सपोनेंशियली like here, but ये जो डेथ है that would be at slow rate. मिसाल के तौर पे अगर 2 से 4 में बैक्टीरिया कन्वर्ट हो रहे थे in 20 minutes, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ in 20 minutes फॉर एग्जाम्पल, तो अब अगर ये 4 से 2 में कन्वर्ट होंगे तो ये स्लो रेट है, तो हो सकता है कि इट कैन टेक 30 मिनट्स. हो एक्सपोनेंशियल रही है लेकिन रेट थोड़ा स्लो है. इसके बाद आती है फेज ऑफ द प्रोलॉन्ग डिक्लाइन. So phase of the prolonged decline, this is the phase in which only those bacteria would survive which are fittest to the environment. Fittest to the environment. For example, यहाँ पे अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं फिर से, this one, so this is the phase of the prolonged decline, और इसमें वही बैक्टीरिया. अब इस केस में आके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं. There are no more nutrients into the medium, but still some bacteria they are able to survive. इस बात में यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि अब अगर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही नहीं है तो बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. तो इसका जवाब ये है कि नाउ द नंबर ऑफ डाइंग सेल्स दे आर एक्टिंग एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोइंग सेल. तो इसमें बहुत स्लो पेस में ग्रोथ हो रही होगी, लेकिन बैक्टीरिया लिविंग बैक्टीरिया इस फेज में भी प्रेजेंट होंगे और वो उस न्यूट्रिएंट्स सप्लाई पे ग्रो कर रहे होंगे जो कि डेड सेल जो हैं वो उस मीडियम में कम्युलेट हो रहे हैं, उनको एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे होंगे. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट. This was about the phases of the growth curve. So next point that we are going to talk about is the environmental factors. Yes, Shweb, you have raised the hand. Is there any question? सर हमने पढ़ा है कि लेट लॉग फेज में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्लो डाउन हो जाती है बिकॉज बैक्टीरिया सेंस आउट कर लेता है कि नेक्स्ट फेज में न्यूट्रिशन डिप्लीट होने वाले हैं. तो सर बैक्टीरिया के केस में ये सेंसर क्या होते हैं जो बैक्टीरिया को सेंस प्रोवाइड करते हैं? Yes, this is also a detailed topic. Whenever the nutrients are depleted, bacteria have some receptors, and ultimately bacteria यहाँ पे बात आती है जो उन channels की which are there to uptake the nutrients. तो कंसंट्रेशन जो है वो डेफिनेटली चैनल्स पे, चूँकि हमने पढ़ा था ना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब ट्रांसफ़र होती है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जो चैनल्स हैं ये इंडिकेशन आती है कि नाउ न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड, एंड सम टाइम अगर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रहे थे और डिफ्यूजन फिर एक टाइम आएगा कि डिफ्यूजन के थ्रू मूव करना रुक जाएंगे, तो फिर बैक्टीरिया को एक्टिवेटेड transport start करनी पड़ेगी. तो this is actually the indication that nutrients are depleted. Now bacteria is actually uptaking the nutrients by the use of the energy. This is one example. This is a very detailed topic. I hope कि कभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ इतना सही. ठीक है? Yes, sir. Yes, Rafi has also raised the hand. जी सर, मैंने पूछना था जिस तरह से आपने बताया कि जो डेथ फेज है उसमें डेथ का रेट एक्सपोनेंशियल होता है लेकिन स्लो होता है, तो सर क्या ये वो रेजिस्टेंस की वजह से है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं? No, this is not due to that, but this is a natural phenomena that dying cells are dying exponentially, but with the
slower pace, but the growing cells, they are growing more efficient. This is a natural phenomenon. This does not attach with the secondary metabolites. Okay, sir. So the next one, this is about the environmental factors which have their influence on the microbial growth. You are familiar with it. Whenever we need to grow the microorganisms into the lab, we have to provide some specific conditions. For example, temperature, oxygen, pH, water availability. These 4 are most important. So that's why they may be considered as the environmental factors which have ability to influence the growth of the microorganism. अगर temperature optimum नहीं है तो microorganisms grow नहीं करेंगे properly. Oxygen अगर microorganisms को required है और but oxygen is not available, they would not grow. pH conditions available नहीं है properly, water available नहीं है, desiccation conditions हैं, तो growth ultimately influence होगी. So इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं temperature पे. When we talk about the temperature, depending upon the temperature requirements, we can categorize the microorganisms into 5 broader classes. One is a psychrophile, cyclotroph, mesophile, thermophile, and hyperthermophile. These are the 5 classes here in this graph. You can see very clearly. अच्छा, अब इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखते हैं तो y एक्सिस पे है ग्रोथ रेट, x एक्सिस पे है टेम्परेचर इन द डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको रेंजेस बताऊंगा. अगर आप ये देखते हैं साइक्रोफाइल की जो ग्राफ, ये कर्व है हमारे पास, तो ये ग्रो कर रही है माइनस टेम्परेचर से लेके कोई 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रोथ आ रही है हमारे पास. लेकिन जो ऑप्टिमम ग्रोथ है वो यहाँ पे आ रही है इस टेम्परेचर पे. ठीक है, इस टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैक्सिमम ग्रोथ है इसकी. ठीक है, इसी तरह से साइक्लोट्रॉफ्स हैं. साइक्लोट्रॉफ्स दे कैन आल्सो शो their growth in the negative temperature, in the minus temperature, but their optimum growth is around here in this 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड के पास ये अपनी मैक्सिमम ग्रोथ देते हैं. इस तरह से मीजोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स हैं. अब इनको थोड़ा सा डिटेल में इनकी रेंजेस देखते हैं. तो thermostability जो है, it appears due to the protein structure, and there are multiple bacteria which have ability to be at the temperature, high temperature. अभी इनकी बात करने लगे हैं. So psychrophiles are the bacteria or the microorganisms which have ability to bear the temperature range of from -5 degree centigrade to 15 degree centigrade. इनका जो optimum temperature है इस range के दरमियान में आता है. दूसरे हैं साइक्लोट्रॉफ्स. इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है, लेकिन स्टिल दे हैव एबिलिटी, इफ द टेम्परेचर इज नेगेटिव, टेम्परेचर इज माइनस, दे मे ग्रो इन द रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, या इवन रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर को अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी कंसिडर करें तो साइक्लोट्रॉफ्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं. लेकिन ऑप्टिमम ग्रोथ होती है, मैक्सिमम ग्रोथ यानी कि ऑप्टिमम, दैट इज बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. मेसोफाइल्स की जो रेंज है, दिस इज फ्रॉम 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. और जितने भी ह्यूमन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हैं, दे फॉल इन द मेसोफिलिक कंडीशंस, मेसोफिलिक क्लास. और ह्यूमन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ह्यूमन बॉडी का, तो सो दे वुड प्रेफर टू ग्रो अराउंड 37, बट देयर रेंज इज अबाउट 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्लास व्हिच इज थर्मोफाइल, एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनकी रेंज होती है. थर्मोफाइल्स टेम्परेचर लविंग, और आप देख सकते हैं कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी हाई टेम्परेचर एक्चुअली. इसी तरह से हाइपर थर्मोफाइल्स जो हैं ये 70 से भी अबव हैं, एंड अबव 70 जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, दे लव टू ग्रो इन दिस कंडीशन, दे आर टर्म्ड एज हाइपर थर्मोफाइल. और इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है थर्मस एक्वेटिकस की. थर्मस एक्वेटिकस इज एन आर्किया बैक्टीरिया जिससे हम आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट करते हैं. बहुत सारे बैक्टीरिया जो इस कैटेगरी के हैं हाइपर थर्मोफाइल के, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनकी ग्रोथ रिपोर्टेड हैं. सो दीज आर द 5 क्लासेस. अब मेरा यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हाई टेम्परेचर 70, 80, 90, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर रहे हैं. कुछ ऐसे हैं जैसे ये साइक्लोट्रॉफ्स हैं, ये 20-30 पे ग्रो करते हैं. अगर ये साइक्लोट्रॉफ्स को हम हाई टेम्परेचर दे दें, दे वुड डाई, दे वुड बी किल्ड, दे वुड नॉट बी एबल टू ग्रो. तो ऐसा क्यों है? कुछ बैक्टीरिया बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द रीजन? सर, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी थर्मल स्टेबिलिटी उनके प्रोटीन स्ट्रक्चर की वजह से होती है कि वो इतना हार्श कंडीशन, मतलब टेम्परेचर जो है वो बेयर कर सकते हैं कि नहीं, और उनकी मतलब अडेप्टेशन की वजह से भी है कि वो उनके मतलब जो
स्ट्रक्चरल मेकअप है उसके अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर वो मतलब बियर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। यस वासिया, यू हैव रेज़ अ हैंड। जी सर। सर मैं भी यही कहना चाहूँगी, जैसे सर हम देखते हैं कि प्लांट्स भी कुछ होते हैं जो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं, कुछ हीट शॉक प्रोटीन्स वगैरह की वजह से। तो सर शायद यही रीज़न होगा कि उन्होंने अडैप्ट भी कर लिया है और उनके अंदर ऐसे फीचर्स हैं आपके वो सर्वाइव कर सकते हैं उन हार्श कंडीशंस में भी। बिल्कुल ठीक है जी, दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर। आप दोनों ने ठीक आंसर किया है। मैंने एक और क्लास से ये पूछा था, सामने ये टेबल भी था, तो उन्होंने इसको पढ़ने का बॉदर ही नहीं किया था, सामने आंसर लिखा हुआ था, तो यही आंसर है इसका। दे आर सम बैक्टीरिया विच आर हाइपोथर्मोफाइल्स, दे हैव थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स विच आर नॉट डिग्रेडिंग in high temperature, so that's why they are able to grow there. अभी जो टेम्परेचर है इसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस है फूड प्रिजर्वेशन पे और डिजीजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट जी। तो हम बात कर रहे थे द इफेक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर ऑन द ह्यूमन विद रिस्पेक्ट टू द फूड प्रिजर्वेशन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एंड डिजीजेस, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मैं इस पर बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। You know that most of the food spoilage that is due to the growth of the microorganism. For example, if we talk about the dairy products, if we talk about the meat products, if we talk about some processed products even, इनके अंदर microorganisms present हैं. If the temperature is suitable for their growth, nutrients already food के अंदर मौजूद हैं, microorganism would grow and जो हमारे लिए available nutrients होंगे food में उनको use करेंगे, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे एंड हम इसको कहेंगे कि फूड स्पॉइल हो गई है। अब फूड प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो हम बहुत सारी फूड प्रिजर्व करते हैं टेम्परेचर की कंडीशन चेंज करके। फॉर एग्जांपल हम रेफ्रिजरेशन का यूजेज करते हैं, हम -20 पे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, हम पैस्चराइजेशन करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या इवन हम UHT ट्रीटमेंट करते हैं, या एक्चुअली में हम टेम्परेचर वेरिएशन के बात ये कर रहे हैं, we are controlling the growth of the microorganisms. We do not want that they grow in the food, they use our nutrients and they spoil the food. So we can protect, we can preserve the food by changing the temperature conditions to stop the growth, to inhibit the growth of the microorganisms. So this was about it. This was the effect of the temperature on the food preservation. And this is very important effect. You must say that this is very important effect of the temperature. And temperature is one of the environmental factor that has its effect on the growth of the microorganism. Number 2, that is the temperature and diseases. And I have already told you that most of the human infectious agents, they fall in the category of the mesophile. For example, they show their maximum growth at 37 degrees centigrade, but their growth range is from 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको अगर मैं बताऊँ तो एक डिजीज है विच इज कॉल्ड हैंसन डिजीज या लेप्रोसी। ये हमने लेप्रोसी पहले भी पढ़ी थी, जहाँ पे हमने माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बारे में पढ़ा था। तो ये लेप्रोसी कौन सी डिजीज होती है? मैंने इसका सिम्टम एक पेशेंट की पिक्चर भी दिखाई थी। डिजीज, अब इसमें जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ये स्टार्ट होता है कूलेस्ट रीजन, बॉडी के कूलेस्ट रीजन्स पे। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, या ये 37 पे इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो सकती, तो ये स्टार्ट होता है एयर लोब्स पे जहाँ पे टेम्परेचर कम है, फिंगर्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट, तो यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। जब ये सक्सेसफुली ग्रो करना शुरू कर देता है तो फिर ये पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर टेम्परेचर वेरी करता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए ये फेवर करता है। इसके अलावा एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है साइफिलस। साइफिलस जो है इट ग्रोज ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड साइफिलोसिस कॉज करता है, लीजन्स कॉज करता है, लीजन जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो साइफिलस जो है इसको थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, 37 से कुछ ज़्यादा, और इसकी जो ग्रोथ है ये इसी वजह से ये ग्रोथ स्टार्ट होती है उन रीजन्स में ह्यूमन बॉडी के जिनमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल लिप्स, टेम्परेचर is higher as compared to the fingers and earlobes. Tongue, throat, neck region, genitalia में टेम्परेचर ज़्यादा है as compared to the earlobes and the fingers. इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइफिलस को ट्रीट करने के लिए
अगर बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, कुछ ज़्यादा यानी फीवर हो जाए, तो साइफिलस की डेथ होना शुरू हो जाती है। इसकी रेंज, टेम्परेचर रेंज बड़ी नैरो है। इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है थोड़े हाई रीजन से, यानी कि लिप्स, टंग, थ्रोट, जेनिटेलिया से। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट का भी यही तरीका था कि ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर कॉज करवाया जाता था, हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे साइफिलस को कंट्रोल कर लिया जाता था। तो इसके लिए डेलिब्रेट फीवर कॉज करवाया जाता था, किसी को टाइफाइड कॉज करवा दिया गया। अब टाइफाइड को कंट्रोल करना आसान था साइफिलस की निस्बत, तो अगर किसी को खुदा ना खासा साइफिलस अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है, तो उसके रिजल्ट में पेशेंट में टाइफाइड कॉज करवाया जाता था। टाइफाइड के रिजल्ट में फीवर होता था, साइफिलस कंट्रोल हो जाता था, बाद में टाइफाइड की मेडिकेशन की जा सकती थी। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर with which are actually influencing the human with respect to the food preservation, with respect to the infections. So I wanted to clear it here. The second environmental factor that we are going to talk about is the oxygen requirement. And there are multiple microorganisms which definitely require the oxygen for the proper growth. There are some other microorganisms which cannot grow in the presence of the oxygen. अब ऑक्सीजन चाहिए क्यों है? ऑक्सीजन चाहिए है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कन्वर्जन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए प्रॉपर, एज वेल एज फॉर तो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन जो है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी काम करती है। सो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 5 क्लासेस। अगेन, one is the obligate aerobe. They require oxygen, they cannot grow in the absence of oxygen. दूसरे हैं obligate anaerobe, they do not require oxygen और they cannot grow in the presence of oxygen. ये दोनों opposite हैं एक दूसरे के, obligate aerobe and obligate anaerobes. तीसरे हैं facultative. Facultative grow करते हैं ऑक्सीजन के बगैर, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, ग्रो बेस्ट। चौथे हैं माइक्रो एरोफिलिक, दे रिक्वायर ऑक्सीजन माइक्रो लेकिन कम क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन। और फिफ्थ वन है एरोटॉलरेंट, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन है या नहीं है, एरोटॉलरेंट, इनडिफरेंट टू ऑक्सीजन, इनडिफरेंट टू ऑक्सीजन, एरोटॉलरेंट। ठीक है, एरोटॉलरेंट एंड एरोब, they do not bother either oxygen is present or not. So there is an experiment. This experiment is termed as shake tube method. अगर आपके पास कोई अननोन बैक्टीरिया है और हमें नहीं पता कि इस बैक्टीरिया की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, ये ऑब्लिगेट एरोब है, ये ऑब्लिगेट एनारोब है, फैकल्टेटिव है, एरोफिलिक है, ये क्या है, तो इसको डिटरमिन करने के लिए देयर इज एन एक्सपेरिमेंट डिजाइन्ड व्हिच इज कॉल्ड शेक ट्यूब मेथड या शेकी ट्यूब मेथड भी इसको हम कहते हैं। करते क्या है, सुनिएगा जरा। हम एगर बनाते हैं, एगर बना के टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। नॉर्मली एगर को हम पेट्री प्लेट में डालते हैं, लेकिन इस केस में एगर बना के उसको टेस्ट ट्यूब में डाला। अभी एगर जो है वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर इनोकुलेट कर दिया बैक्टीरिया, जो भी आपका सैंपल है। टेस्ट ट्यूब के ऊपर से बंद किया और अच्छी तरह से शेक कर दिया, मिक्स कर दिया, शेक, और टेस्ट ट्यूब को रख दिया इनक्यूबेटर में, सॉलिडिफाई हो गया। 24 आवर्स के लिए इनक्यूबेट किया। आफ्टर 24 आवर्स वी विल ऑब्जर्व द ग्रोथ। अगर तो बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एरोब था तो सारी की सारी ग्रोथ जो है वो अपर लेयर्स में आएगी जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब है तो सारी की सारी ग्रोथ लोअर लेयर्स में आएगी जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। अगर बैक्टीरिया माइक्रो एरोफिलिक है तो ग्रोथ वहां पे आएगी जहां पे माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मिडल में। अगर बैक्टीरिया फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव की प्रॉपर्टी क्या थी कि दे ग्रो इन द एब्सेंस बट ग्रोज बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप यहां पे देखें, 1 सेकेंड, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इसमें अगर आप लोअर लेयर्स में जाएं तो ग्रोथ है, लेकिन डॉट्स जो हैं वो बड़े स्मॉल डॉट्स बनाए हुए हैं। अपर लेयर्स में जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डॉट्स आर थिकर। तो ये शो कर रहे हैं कि वेयर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट
microorganisms they will grow best, and where the oxygen is absent they would grow normally. और फिर हमारे पास आते हैं एरो टॉलरेंट, दे आर इनडिफरेंट, इनकी ग्रोथ पूरी टेस्ट ट्यूब में यूनिफॉर्म आएगी, दे डू नॉट bother that oxygen is present or not. इनकी रीज़न क्या है, इसके पीछे एंजाइमेटिक मशीनरी कौन सी इन्वॉल्व है, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे और इसको डिटेल के साथ देखेंगे। फिर हम पीएच पे बात करेंगे, फिर हम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पे बात करेंगे होपफुली, और उसके बाद जाके कहीं एंड होगा हमारा ये चैप्टर। ठीक है, इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।